हरे कृष्णा। सो इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स और फ्री बॉडी डायग्राम। ये दो चीज देख ली थी लास्ट क्लास में। सो इस पर्टिकुलर क्लास अब कुछ बच्चे मेरे से कुछ डाउट्स पूछे, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कुछ डाउट्स क्या पूछा गया है, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ डाउट्स पूछा था, गुड डाउट्स ओनली, दैट कम्स नेचुरली। जैसे देखो, एक बच्चा डाउट पूछ रहा था कि सर यहाँ पे लास्ट क्लास में आपने आदमी बनाया था और इसके हाथ में एक बकेट पकड़ा दिया था, ऐसा करके वो बकेट पकड़ा हुआ है, ऐसा करके, है ना, यहाँ पे वो बकेट था। जब इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, जब इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो ऐसा करके बनाया। इस पे क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहा है। मान लो इसका मास है m, कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? नीचे की तरफ लगेगा mg, ग्राउंड एक ऊपर की तरफ लगाएगा नॉर्मल फोर्स, और एक देखो टेंशन एक्ट कर रहा है इसके हाथ पे नीचे की तरफ, तो वो टेंशन एक नीचे की तरफ लगेगा। तो ये बेसिकली तीन फोर्सेज है, ऊपर n और नीचे mg और टेंशन, ये तीन फोर्सेज लग रहा है। अब उस बच्चे का डाउट था कि सर ये बाल्टी फोर्स नहीं लगाएगा क्या? तुम सोच के बताओ, बाल्टी फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? आंसर है बाल्टी फोर्स नहीं लगाएगा। आपको जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बोला जाता है, या जब इस आदमी के ऊपर फोर्सेस को एनालाइज करने बोला जाता है, तो हम वही फोर्सेस ड्रॉ करते हैं जो उस आदमी पे डायरेक्टली लग रहे होंगे, जो उस आदमी पे डायरेक्टली लग रहे होंगे। इस आदमी पे डायरेक्टली क्या लग रहा है? सिर्फ टेंशन, वेट और नॉर्मल, और कोई फोर्स डायरेक्टली नहीं लग रहा। ये बाल्टी इस आदमी पे फोर्स नहीं लगा रहा कूद कैसे करके, नहीं, उसका अपना वेट है। मान लो बाल्टी का वेट है mb इंटू जी, ये वेट है। तो ये जो टेंशन है, इस टेंशन के थ्रू इस बाल्टी का वेट का इफेक्ट उस आदमी पे जाएगा। इस बाल्टी के थ्रू उसके वेट का इफेक्ट उस आदमी पे जाएगा। बाल्टी फोर्स लगा रहा है कि नहीं आदमी पे? नहीं। सपोज इस बाल्टी का वेट है 50 kg, तो हाँ, टेंशन के थ्रू टेंशन दिस बाल्टी इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द मैन। But is Balti applying a force on the man? No. Answer is no. Suppose this would have been 500 kg. The tension would have increased and the tension would have exerted a force on man. But bucket, and what is tension? Tension is where? In ropes or the string which the person is holding. So you can say the string is applying force on the man. The bucket is not applying the force. Bucket is not applying force on man. I hope this one thing is clear. Similarly, whether the person is applying the force, मतलब अगर suppose 500 kg का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो आदमी का थोड़ी फोर्स बनाते हैं उसके ऊपर, हम टेंशन बनाते हैं सिर्फ। तो बेसिकली फोर्स कौन लगा रहा है? रोप्स ऑन द बकेट। सिमिलरली ऑन मैन आल्सो, द रोप इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द मैन, बकेट इज नॉट अप्लाइंग फोर्स। जस्ट लाइक रोप इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन बकेट, नॉट द मैन। सिमिलरली रोप इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द मैन, नॉट द बकेट। सो वो ध्यान रखना, ठीक है। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज ऐसा ही एक और बिल्कुल एग्जैक्ट डाउट ये था कि मान लीजिए ऐसा करके तीन ब्लॉक्स अगर बनाए, कल this problem is also discussed yesterday only. Suppose this is block B, ठीक है। If I apply a force of say 100 Newton from this direction, अगर मैं B पे पूछूं आपसे कि ये 100 न्यूटन B पे लग रहा है कि नहीं, आप क्या बोलेंगे? Yes or no? B पे लग रहा है कि नहीं? ये 100 न्यूटन नहीं लग रहा है। 100 न्यूटन का इफेक्ट B पे जा सकता है या नहीं जा सकता है? आई एम नॉट बॉदर्ड ओनली अबाउट दैट। जाएगा ऑफकोर्स, तो कॉमन सेंस दिख ही रहा है कि 100 न्यूटन फोर्स जाएगा बी पे, मतलब उसका इंपैक्ट बी पे जाएगा, पर 100 न्यूटन बी पे नहीं लग रहा। जब बी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सपोज सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही दिखा रहा हूं मैं बी पे, तो और इसका नाम मान लो ए और इसका नाम मान लो सी, तो नॉर्मल फोर्स बाई ए एक आएगा और यहां से आएगा नॉर्मल फोर्स बाई सी, बस इतना आएगा। बी पे 100 न्यूटन का कोई फोर्स नहीं लगेगा, ए पे लगेगा। जब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से बी एक नॉर्मल रिएक्शन मार रहा है और यहाँ से 100 न्यूटन लग रहा है। समझना है ना आपको? डायरेक्ट ए पे जो फोर्स लग रहा है वही बनाना है, डायरेक्ट बी पे जो फोर्सेस लग रहा है वही बनाना है। और अगर ये सी होता तो सी पे ये इस साइड से कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ इस साइड से क्या लग रहा है? 100 न्यूटन नहीं, नॉर्मल फोर्स बाई बी। ये नॉर्मल फोर्स बाई बी जो लग रहा है वो सी पे लग रहा है। तो इन दिस वे वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। जो डायरेक्ट फोर्सेस हैं उस बॉडी पे, सिर्फ वही आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स में बनाने का है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो इन टुडेज क्लास विल स्टार्ट विद some more problems on equilibrium, and then we'll go to those cases where force needs to be calculated when the body is in motion, और accelerated motions के केसेस पे। तो फिलहाल तो इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ा था हमने? इक्विलिब्रियम में कि जब बॉडी रेस्ट पे रहता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, तो सिग्मा एफ एक्स, मतलब ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू ऑल द फोर्सेज, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन जेड इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ लिया था कल, कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे इनफैक्ट। सो वहां कुछ प्रॉब्लम्स को हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। सम मोर प्रॉब्लम्स विल डिस्कस, ठीक है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप फिर से सॉल्व करते रहना। आई विल बी जस्ट राइटिंग द क्वेश्चंस, यू कीप ऑन सॉल्विंग।
ये एक स्फेयर है, इट्स अ स्फेयर, ये एक स्फेयर है, इसका मास ले लें आप 100 kg एंड दिस एंगल इज फॉर एग्जांपल 37 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द नॉर्मल फोर्स। कौन सा नॉर्मल? ये वाला नॉर्मल कितना होगा वो बताना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल बताना है, इसका नाम मान लो N1 और ये फोर्स भी बताना है N2। फाइंड नॉर्मल, ठीक है, ये भी बताना है N1 और वो भी बताना है N2। सेकंड क्वेश्चन देखो, ढंग से आइडेंटिफाई कर लेना कितना वेरिएबल्स है। जितना वेरिएबल्स आएगा उतना आपका इक्वेशंस रहना चाहिए सॉल्व करने के लिए, वरना गलत सॉल्व हो जाएगा। और इक्वेशंस भी सही से लिखना। इसका मास है 100√2 kg, ये एंगल ले लो 45 डिग्री और ये भी ले लो 45 डिग्री। अगेन फाइंड द नॉर्मल एट दीज 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नॉर्मल। ये क्वेश्चन इसके लिए भी है, ये क्वेश्चन इसके लिए भी है। फाइंड द नॉर्मल एट दीज 2 पॉइंट्स, फाइंड द नॉर्मल एट P एंड Q, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया नॉर्मल का, ठीक। और मैं आपको टेंशन का कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। देख, ऐसा करके फटाफट आप अपने कॉपी में सॉल्व करते रहो, फिर देखना सॉल्यूशन जब मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल दिस इज 2 kg और ये मास है m, दिस इज 37 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री। आपको बोला फाइंड m such that system remains at rest. Find the value of m such that the system remains at rest. ये बनाना है आपको। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखो, आपने कभी कभी देखा होगा कि ये वो पेग है जिसको जमीन में घुसाते हैं, डग इन ग्राउंड, जमीन में घुसाते हैं और इसके ऊपर रोप बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं? रोप। ऐसे करके रोप बांध के ऐसा करके एक डब्बा लटका दिया यहाँ पे, इसका मास है सपोज 2 kg एंड दिस एंगल इज गिवन टू मी 37 डिग्री, दिस इज हंग, ये पुली है, ऐसा करके लटका दिया, ठीक है। सो क्वेश्चन ए इज, ये तो रेस्ट पे है पेग, तो बोला फाइंड फोर्स ऑफ अर्थ ऑन पेग, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कंसिडर अर्थ कैन give a grip of say 2 Newton per meter depth. Earth can give a vertical grip. Earth can give a vertical grip of 2 Newton per meter depth. आपको क्वेश्चन बोला find depth up to which peg needs to be dug. Find depth up to which peg needs to be fixed. बोल लो, मतलब कहां तक, कितना उसको डीप में घुसाएंगे। 1 मीटर घुसाने से 2 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स अर्थ दे रहा है। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, वर्टिकल ग्रिप ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर डेप्थ। आप खुद से करो, मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा कुछ इसमें, आप एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ठीक है, ट्राई करो। चलो इतना फटाक से ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लो, सिंपल सा है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसा करके एक मास यहां पे रखा हुआ है सपोज m और दूसरा मास यहां पे रखा हुआ है 4। इसको भी डिफाइन कर दूं क्या, थीटा, चलो, और इसको आप मान लो, इसको आप मान लो 10 kg। क्वेश्चन है फाइंड थीटा, फाइंड द थीटा टू कीप सिस्टम एट रेस्ट, फाइंड द थीटा टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट। तो इतना सारा क्वेश्चन है। अब एक बार फटाक से स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने का, फटाक से स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो एक बार सॉल्व करने का, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला के लिए क्या करेंगे, देखो नॉर्मल फोर्स बनाना है ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसका, इसका। नॉर्मल फोर्स बनाना है तो उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो ये गोला है मेरा। अब एक चीज ढंग से देखो, ये N2 तो ऐसे करके लग रहा है, N2 ऐसे करके लग रहा है, जो ऑफकोर्स सेंटर से पास होगा। मैंने आपको बताया था जब नॉर्मल फोर्स यहां पे बनाएंगे इस वेज का ऑन दिस स्फीयर, तो ये कैसे पास होगा, यहां से ऐसे करके, राइट, याद है। नॉर्मल फोर्स बताया था ऐसे करके पास होगा थ्रू द सेंटर, क्योंकि ये टेंजेंटली एक्ट करेगा ना, परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा एंड दिस इज टेंजेंट, तो ये सेंटर से पास करेगा नॉर्मल। तो एक और चीज देखो, चूंकि मेरे को अब रिजॉल्व करना पड़ेगा फोर्सेस, तो दिस इज 37 डिग्री, तो दिस इज 37 डिग्री, है ना, ये 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा 53 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो ये जो N1 लग रहा है, ये जो N1 लग रहा है, बेसिकली N2 ऐसे करके बना देते हैं हम,
कैसे भी बना सकते हैं हम, फोर्स को वो शिफ्ट कर ही सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे करके हम बना देता हूँ N1, कितना एंगल पे लग रहा है ये 53 डिग्री। और नीचे एक और चीज लग रहा है, इसका वेट, वेट कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन, कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन, ठीक है। अब ये रेस्ट पे है ये रेस्ट पे है, इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस है, बैलेंस है मतलब बराबर है, इक्वल है। तो हम फटाक से वैल्यू बता सकते हैं, देखो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। वर्टिकल फोर्सेस को अलग से इक्वेट करना और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अलग से इक्वेट करेंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस इंडिपेंडेंट हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के, और अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, तो कल मैंने आपको बताया था, अगर इक्विलिब्रियम में फोर्सेस को रहना है तो एक्स के अलोंग फोर्सेस बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, वाई के अलोंग भी जीरो होना चाहिए, जेड के अलोंग भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स के अलोंग जीरो कर लेते हैं फटाक से। देखो फायदा है, पहले वाई के अलोंग जीरो कर लो। पहले वाई के अलोंग जीरो क्यों कर लो? क्योंकि n1 का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? n1 sin 53 शुड बी इक्वल टू 1000। समझ में आ रहा है? n1 sin 53 शुड बी इक्वल टू 1000। ये तो खैर पहला इक्वेशन हो गया। ये है वर्टिकली बैलेंस कर लिया हमने। हॉरिजॉन्टली बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे? n1 cos 53 शुड बी इक्वल टू n2। देख, दो इक्वेशन आ गया। यहां से तो डायरेक्ट n1 आ जाएगा। n1 कितना आ जाएगा? दिस इज 4/5, 1000 इंटू 5/4, ये कितना आ जाएगा? 1250 न्यूटन। ये आ गया मेरा कौन सा? n1। और जब n2 का बात करेंगे तो n1 cos 53, सॉरी, n1 cos 53 का मतलब n1 का वैल्यू डाल दो, n1 cos 53 मतलब 3/5। सही क्या ना, मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं कर दिया। n1 बाई साइन 53, यहाँ cos 53 है तो 3/5, n1 cos 53, ठीक है। ये कितना आ गया? 250। तो मेरा n2 का वैल्यू आ गया 750 न्यूटन, ठीक है। ऐसे करके सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। आपको क्या करना था? बस फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही केयरफुली बनाना था, एंगल्स को बहुत सही से ले। अब मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा आपको एनएलएम में, चाहे वो ये टाइप्स के हो या कोई भी टाइप का हो प्रॉब्लम, आपको आंख बंद करके अपने आप से यही क्वेश्चन पूछना है कि एम आई कंफर्टेबल ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम और नॉट। You should be very properly be able to draw the free body diagrams. You should be very properly be able to resolve these forces properly into components. अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। वहीं पे पेन कॉपी रख के टर्न बैक सम पेजेस ऑफ द बुक्स या फिर लेक्चर दोबारा देखिए। एंड बी, अगर आप नहीं श्योर है, यू टेल मी, आई विल गिव सम मोर एग्जांपल्स, बट बी वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू आर एबल टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड रिजॉल्व द फोर्सेस प्रॉपर्ली। क्योंकि इसके बिना अपना एनएलएम नहीं होने वाला। इट इज इम्पॉसिबल, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग अहेड। दिस मच यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट कि मैं रिजॉल्व कर पा रहा हूँ इसको, बस, और कुछ खास नहीं है। तो ये हो गया मेथड 1। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये हो गया मेथड 1, उसको एक और मेथड से करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे एक और मेथड क्या है, अगर आपको याद होगा, मैंने पहले पढ़ाया था और कहा था आपको, जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, तो लैमीज थ्योरम पढ़ाया था। लैमीज थ्योरम अगर आपको नहीं भी पता तो आप ऐसे, अगर भूल गए हैं तो भी देख के समझ सकते हैं, बहुत सिंपल था। लैमीज थ्योरम क्या बोलता था कि अगर 3 वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्टेंट 0 हो, अगर 3 वेक्टर्स आर एक्टिंग एंड इट्स रिजल्टेंट इज 0, then f1 और whatever vector by sin alpha equal to second vector by sin beta equal to third vector by sin gamma। याद है? याद देखो कितना वेक्टर एक्ट कर रहा है? 3, और इसका रिजल्टेंट कितना है? 0। रिजल्टेंट कितना है? 0, तभी तो वो बॉडी रेस्ट पे है ना। एफ नेट है 0, तो तीनों का समेशन हो गया 0। तो डायरेक्ट लैमीज थ्योरम से मैं क्या लिख दूंगा? देखो, और मैंने एक पॉइंट पे बनाया है, तीनों को अलग अलग बना दिया है। लैमीज थ्योरम में ऐसा ही करना था, वो ध्यान रखना कि एक पॉइंट से सारे वेक्टर्स को बाहर निकालना, तब लैमीज थ्योरम अप्लाई करना, अल्फा बीटा गामा करके, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या लिखूंगा? सपोज n1 बाई साइन 90, उसका उल्टा वाला एंगल, n1 का उल्टा एंगल क्या है? n1 का उल्टा एंगल है 90 डिग्री, तो लिखूंगा n1 बाई साइन 90 इक्वल्स टू n2 बाई साइन 90 प्लस 53, है ना। n2 बाई साइन 90 प्लस 53 इक्वल्स टू, एक और फोर्स कौन सा है देखो, n3 नहीं है, ये 1000 है। इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। वो कितना है? 90 प्लस 37, 1000 बाई साइन 90 प्लस 37, ठीक है। साइन 90 प्लस 37, ठीक है ना। तो गड़बड़ तो नहीं है, देख लो एक बार। n2 बाई क्या कर दिए हैं हम? 90 प्लस 53, ठीक है।
अब यहाँ से फटाक से हम N1 और N2 का आराम से वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। देखो N1 क्या आ जाएगा, ये तो sin 91 ही हो गया, इसको और सिर्फ ये वाला इक्वेशन पे फोकस करो तो N1 डायरेक्ट निकल जाएगा। N1 कितना आएगा 1000 बाई cos 37 डिग्री, इसका मतलब 1000 बाई 4/5, इसका मतलब ये आ गया 1250 न्यूटन, यही आया था वैल्यू N1 का, सही है। देखो और N2 क्या होगा, N2 होगा 1000 इंटू साइन 90 प्लस 53 cos 53 3/5 बाई, ये सिर्फ इस पे ध्यान दो, अब सिर्फ इस पे ध्यान दो, अब ये वाला पोर्शन पे यहां से कर रहा हूं मैं, ठीक है। N2 बाई मतलब N2 क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई ये 90 प्लस 53 क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 53 कितना होता है रे, cos 53, तो cos 53 लिख दिया, और बाई साइन 90 प्लस 37 cos 37 होता है, तो वो लिख दिया मैं 4/5, ये कट गया और ये यहाँ से आ गया 250, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 750 न्यूटन। चलो N2 का वैल्यू कितना आया होगा मेरा 750 न्यूटन, ठीक है, सिंपल है। तो दूसरा मेथड है करने का, अपना लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम के फोर्सेस भी ऐसे करके कर सकते हैं। इनिशियली आप ऐसे ही करो, लेमिस थ्योरम हमेशा नहीं मार पाएंगे, 3 फोर्स के लिए ही लगता है, अगर 3 वेक्टर रहेगा तभी लेमिस थ्योरम लगेगा, वरना लगना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस चीज के प्रति यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू रिजॉल्व एंड देन आई शुड गेट द कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन, अब अगर ये वाला हो गया आपसे तो मैं ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। देखो वो वाला सेकंड क्वेश्चन है, ये मिटा रहा हूँ, उसका फिर फटाक से फ्री बॉडी डायग्राम। अभी देखो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे लेमिस थ्योरम से करूंगा और वहां पे वैसे कर देता हूँ। चलो फटाक से देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसका फिर से अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस ब्लॉक का, तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ऐसे करके एक्ट कर रहा है। एक मेरा N एट P, ये मान लो N एट P, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ये लग रहा है N एट Q, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, वेट कितना है 100√2 kg, अच्छा ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा वेट दे दिया, 1000√2 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। तीनों के तीनों बैलेंस्ड है, राइट, ऑल दी 3 फोर्सेज आर बैलेंस्ड। सो मैं इस N को यहां बनाऊंगा ताकि मेरे को रिजॉल्व करने में आसानी हो। मैं क्यों N को यहां लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा हॉरिजॉन्टल, इसको ले लूंगा ऐसे करके वर्टिकल, और NP यहां बना दो तो रिजॉल्व करने में आसानी होगा, देयरफॉर आई एम कैरिंग दिस NP देयर। सिमिलरली NQ को वहां पे उठा के डाल दे रहा हूं मैं, ऐसे करके यहां पे डाल दे रहा हूं मैं NQ। अब ओरिजिनल फोटो में चेक करो, कहां चेक करो, ओरिजिनल फोटो में, कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा वो निकालना है मेरे को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऐसे करके यहां बना दिया मैं, ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये परपेंडिकुलर है तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये 45 तो ये भी 45, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। क्यू का बात करो ऐसे करके, तो ध्यान से देखो, ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये भी 45 क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 45, ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 45, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये जो दूसरा फोर्स है ना NQ, ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, क्लियर है ना, बस सब कुछ हो ही गया, अब फटाक से रिजॉल्व कर देना है हमको। तो क्या लिखेंगे, NQ sin 45, पहला इक्वेशन, वर्टिकल को बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल को, किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं आप, वर्टिकल बैलेंस कर लो या हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर लो। बेसिकली देखो कितना वेरिएबल्स है, देख लो 2 वेरिएबल्स है, आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा सब में इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हमेशा ये स्टेप फॉलो करें। स्टेप 1, चेक द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लिख लेना अपना कॉपी में लिख लो, एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए। जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए चेक करना चाहिए आपको कितने वेरिएबल्स हैं मेरे पास, यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं 2, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है टू फाइंड आउट दोज वेरिएबल्स, हाउ मेनी इक्वेशंस आई नीड, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस। नाउ थर्ड स्टेप, आप देखो मैं 2 इक्वेशन लिख सकता हूं कि नहीं, ये नेक्स्ट स्टेप है। कैन आई राइट 2 इक्वेशन, यस, हाउ, इसी बॉडी के लिए एक बार हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस कर लूंगा और एक बार वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर लूंगा, 2 इक्वेशन अलग अलग आएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करके आपके मन में प्रोसेसिंग चलना चाहिए कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, हाउ मेनी इक्वेशंस आई कैन राइट एंड सॉल्व इट, सिंपल एज दैट। फटाक से देखो, NQ sin 45 डिग्री प्लस NP sin 45 डिग्री इक्वल्स टू इसका वेट है ना, NQ sin 45
NP sin 45, ये दोनों का समेशन शुड बी इक्वल टू वेट। वेट कितना है 1000√2, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बैलेंस, इसका हॉरिजॉन्टल कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, तो वर्टिकल है परफेक्ट, इसका हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो क्या लिखूंगा NP cos 45 शुड बी इक्वल टू NQ cos 45। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया NP cos 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू NQ cos 45 डिग्री, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखिए ये कट गया, NP इक्वल्स टू NQ, NP इक्वल्स टू NQ, मैं तो मान लेता हूं N, दोनों को मैं क्या मान लेता हूं फॉर माई सेक ऑफ इजी N, या NP NQ रहने तो आपको दिक्कत हो रहा है, तो यहां पे रिप्लेस कर लो NP से, तो क्या बोल देंगे 2NP sin 45 डिग्री इक्वल्स टू 1000√2, ठीक है। sin 45 को क्या लिख दो 1/√2, sin 45 को लिख दिया 1/√2, ठीक है। देखिए √2 इधर √2 चला जाएगा और ये 2 कट जाएगा, NP का वैल्यू आ गया 1000 न्यूटन, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू NQ, सिंपल, ठीक है। आप इसको लैमिस थ्योरम से ही फटाक से सॉल्व कर सकते थे, लैमिस थ्योरम से फटाक से सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो ये लैमिस थ्योरम सॉल्व करेंगे तो ये एंगल कितना है 45, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। लैमिस थ्योरम से क्या लिखेंगे हम 1000√2 बाई sin 90 इक्वल्स टू, ये NQ का ऑपोजिट क्या है 135, NQ बाई sin 90 प्लस 45 इक्वल्स टू NP का भी वही होगा sin 90 प्लस 45, ठीक है। तो sin 90 तो 1 हो गया, इसको हटा दो यहां से फटाक से। देखो NQ क्या आ गया, यहां पे फोकस करो, NQ क्या आ गया, इधर भेज देंगे हम 1/√2 को, तो 1000√2 cos 45 1/√2 आ गया आंसर 1000। उसी तरह NP भी आ जाएगा आपका 1000, सॉल्व कर लेना आराम से, इसको हटा के NP यहां से निकल जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करके, ठीक है। तो NP और NQ दोनों निकल गया अपना आराम से, दोनों मेथड से कर सकते हैं आप, पर प्रेफरेबली ऑलवेज यूज दिस मेथड इनिशियली वही मेथड यूज करना, क्योंकि आपको मेरा बेसिक काम है आपको इक्वेशन लिखना सिखाना, तो इक्वेशन लिखना आना चाहिए। जस्ट 1 सेकंड, क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि मेरे को सिर्फ अभी नहीं NLM में, पूरे NLM में, पूरे फिजिक्स में यही करना है, क्या कि इक्वेशंस लिखना है, सॉल्व करना है। जब इक्वेशंस लिखना है उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद चेक करना है कि कितना वेरिएबल्स है उसमें, कौन सा वेरिएबल्स क्वेश्चन में पूछा है, कैसे इक्वेशंस लिखने से वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूं, और बस सॉल्व कर लेना है। फिगर बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से बनाना है, आइडेंटिफाई द अननोन वेरिएबल्स, सॉल्व द इक्वेशन, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाक से, फाइंड M सच दैट दिस रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। सो मेरे को पहले बताओ कि ये जो M रेस्ट पे रहेगा वह मतलब इसके यहाँ पे बना, आपको बता रहा हूँ, देखो ये ऐसा करके यहाँ पे M है, राइट, ये भी नहीं बनाना है एक्चुअली, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से बना रहा हूं मैं आपके लिए। देखो M रेस्ट पे रहे, यहां पे कितना फोर्स लग रहा होगा, फटाक से बोलो, यहां पे कितना फोर्स लग रहा होगा, बताया था ना कल, ऐसा करके mg लग रहा है। इसका 2 कंपोनेंट में हमेशा रिजॉल्व कर लेना, जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन देखते हैं, जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन देखते हैं तो फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड रिजॉल्व कर लो। तो mg को मैं जब रिजॉल्व करूंगा इसके अलोंग, क्या आएगा mg sin 53, मतलब mg sin 53। दूसरा कंपोनेंट mg का ऐसा करके आएगा, ऐसा करके आएगा mg cos 53। क्लियर है ना आपको, mg को मैंने रिजॉल्व कर दिया, जो mg एक्ट कर रहा है तो 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दिया ऐसे करके, ये mg हो गया। एक फोर्स लग रहा है n1 बोल देता हूं, ये n1 क्या है, जो वेज इस पे लगा रहा है। एक और फोर्स लग रहा है टेंशन, ऐसे करके, ये 3 फोर्सेस टोटल कुल मिला के इस स्मॉल m पे लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। और एक खास बात देख लो कि ये एंगल मेरा 53 डिग्री है मतलब ये एंगल मेरा है 53 डिग्री ये 53 डिग्री, ये 53 डिग्री, ठीक है। अब ये स्मॉल m रेस्ट पे रहे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट m रिमेन्स एट रेस्ट, तो जाहिर सा बात है ये और ये तो इक्वल होगा ही, ये और ये तो इक्वल होगा ही, क्योंकि आप इमेजिन करो ये ब्लॉक ऐसे थोड़ी उड़ जाएगा, ये ब्लॉक वेज पे से ऐसे नहीं उड़ेगा, इतना तो क्लियर है ना, ये ऐसे नहीं उड़ेगा। सिस्टम चलेगा कैसे, ऐसे या फिर ऐसे, पर चलेगा तो इंक्लाइन प्लेन पे ही ना। अगर इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है मतलब ऐसे करके कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स रहता तो चलने लग जाता ना जिधर भी नेट फोर्स रहता,
तो चलेगा तो ऐसे ना इंक्लाइन प्लेन पे भाई, तो मतलब नेट फोर्स ऐसे होगा, वर्टिकल फोर्सेस नहीं होगा कोई भी, सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होगा। क्लियर है ना इतना? तो हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पर N1 का वैल्यू कितना आएगा, mg 3/5। क्लियर, सिंपल, ठीक है। N1 का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं पूछा आपसे, पर कितना आएगा, mg 3mg/5, जो भी मास दिया रहे हम निकाल सकते हैं N1 का वैल्यू। अच्छा, और ये तो खैर वर्टिकल इक्विलिब्रियम का बात कर लिए, ये तो पहला इक्वेशन आ गया, पूछा नहीं था वो, बता दिया मैं। ऐसे करके जब निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल रहना चाहिए, सिंपल। तो T कितना रहना चाहिए, mg 4/5। T कितना रहना चाहिए, mg 4/5। ओके, पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, अपने को T नहीं पता, M भी नहीं पता, M तो निकालना है मेरे को, T नहीं पता मेरे को, तो T कैसे निकालेंगे, यहां से देखो, इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं, यहां बना दे रहा हूं, देखो थोड़ा सा वो आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, बहुत आसान है, मैं ऐसा 4-5 प्रॉब्लम कराऊंगा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इनिशियली है तो थोड़ा लेंदी करके मैं बना दे रहा हूं। देखो यहाँ पे टेंशन लग रहा है, उसी तरह से आप mg को भी दो पार्ट में तोड़ लो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, mg दैट इज 20 cos 37 डिग्री। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ, पहला प्रॉब्लम है तो अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। इस तरफ कितना लगेगा, 20 cos 37 डिग्री, यहाँ पे लगेगा 20 sin 37 डिग्री, और ऊपर लग रहा है मान लो N2। ये सारे फोर्सेस इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, क्यों, क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे, सब कुछ रेस्ट पे। तो फटाक से N2 का डायरेक्ट वैल्यू आ गया 20 इंटू cos 37 4/5, N2 का वैल्यू आ गया 16 न्यूटन, और टेंशन का भी वैल्यू आ गया कितना, ये और ये बराबर होंगे, 20 sin 37 मतलब 3/5, कितना आ गया 12 न्यूटन। देख, सिंपल, ठीक है। तो ये रेस्ट पे रहेगा तो मैं फटाक से बता दूंगा ये नॉर्मल कितना है और ये टेंशन कितना है। जब टेंशन आ गया, टेंशन आया 12, तो वहां पुट कर देंगे, पुटिंग इन 2, तो टेंशन कितना था मेरा, mg 4/5, mg इंटू 4/5, ठीक है। T का वैल्यू कितना आ गया 12, तो बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, 12 इंटू 5/40 इक्वल्स टू m, 12 इंटू 5 है ना, बाई 40, 10 इंटू 4 40, ये कितना आ गया, 5 8 जा 4 2 जा 4 3, कितना आ गया ये 1.5 kg। सिंपल, बहुत आसान है, आसान, आई होप आसान लगा आपको, नहीं लगा तो मैं ऐसा और क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं ऐसा 3 क्वेश्चन और देता हूं, देखो चलो इधर आओ, ऐसा 2-3 क्वेश्चन और देख के बनाना है आपको। मैं ऐसा ये वाला प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखेंगे फ्यूचर में, सो देयरफॉर ऐसा मैं और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। देखो, आगे बढ़ने से पहले ही आप इसके लिए स्पेस छोड़ देना, आगे बढ़ने से पहले ही मैं ऐसा क्वेश्चन और करा रहा हूं, देख के आंसर करना है आपको, देख के ना थोड़ा पेन कॉपी चला लेना। देखो ये 2 kg, ये m, और ये ले लो आप 37 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, फाइंड m सच दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, फाइंड m सच दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। चलो फटाक से फाइंड करो ये वाला पहला पार्ट, सेकंड, सिंपल है, सारा वैसा ही करके क्वेश्चन है। ये 4, ये m, ये 37 डिग्री, 53 डिग्री, फाइंड m सच दैट दिस रिमेन्स एट रेस्ट। बहुत आसान है, ट्राई करो, हो जाएगा। और कैसा दें, फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन ले लो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। लेट दिस बी 10, 45 डिग्री, 45 नहीं ले सकते, टेक दिस 30 डिग्री। चलो, फाइंड m सच दैट दिस रिमेन्स एट रेस्ट। ये 3 क्वेश्चन आप फटाक से करो तो, और अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। आपको ये निकालना है, देखो, फाइंड m सच दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, ये पार्ट ए है। पार्ट बी है फाइंड नॉर्मल ऑन ब्लॉक्स, ये भी बताना है। फाइंड m सच दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, वो भी बोलना है। फाइंड नॉर्मल ऑन ब्लॉक्स, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, आप इमेजिन कर लो, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है। फाइंड नॉर्मल ऑन ब्लॉक्स, चलो कांटेक्ट ले भी लो, चलो लो, लेट दिस बी इन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट नहीं देगा तो जीरो ही होगा,
कांटेक्ट नहीं देगा तो जीरो ही होगा, और मानता हूँ कांटेक्ट। फाइंड नॉर्मल ऑन ब्लॉक्स, मतलब यहाँ पे नॉर्मल, 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 यहाँ सब रेस्ट पे है, तीनों का तीनों आर इन रेस्ट। और देन यू हैव टू फटाक से आपको बताना है कितना होगा एम का वैल्यू और नॉर्मल। हो गया, ट्राई कर लिया, देखो फटाक से बता रहा हूँ नॉर्मल कितना होगा यहाँ पे, देख के ही बता देना है। अच्छा नॉर्मल के लिए तो इसका एम का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा, रे देखो 2 kg रेस्ट पे है, राइट, 2 kg किस पे है, रेस्ट पे है। इसका मतलब इधर मूव नहीं कर रहा ना, और इधर मूव नहीं कर रहा, और इस पे हॉरिजॉन्टली एन लग रहा होगा, तो मूव तो कर नहीं रहा, तो एन कितना हो जाएगा, 0। मतलब 2 kg पे इधर एन ही फोर्स लग रहा है ना, 2 kg का हॉरिजॉन्टल जब फोर्सेस बनाऊंगा मैं तो एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, एन। 2 kg पे और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, राइट। इसका मतलब नेट फोर्स इस पे 0 रहना चाहिए, क्योंकि 2 kg रेस्ट पे है, तो एन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये सिंपल। अब देखो ज्यादा को सॉल्व ही नहीं करना है, ये 2 kg का है तो टेंशन कितना हो जाएगा ताकि ये रेस्ट पे रहे। अगर ये 2 kg का है तो टेंशन कितना होना चाहिए, सो दैट दिस रिमेन्स एट रेस्ट, 20। ये कितना टेंशन कितना होना चाहिए ताकि ये रेस्ट पे रहे, टेंशनल बैलेंस इट्स वेट, वेट था 20, तो टेंशन हो जाएगा 20। ये जो 20 टेंशन है वही यहाँ भी लग रहा है, ये जो 20 टेंशन है वही यहाँ भी लग रहा है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये भी 20 के बराबर होना चाहिए। m पे इधर जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर रहना चाहिए, ये जो m है इधर देखो, इस पे ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स इक्वल रहना चाहिए, तो टेंशन आ गया 20। इधर कितना लगेगा, mg sin 37 अलोंग द इंक्लाइन साइन वाला कंपोनेंट लगता है, और ये होता है mg cos 37। देखो यहाँ, अच्छा यहाँ मैं मिटा दिया, यहाँ पे कितना लगेगा, mg sin 37 शुड बी इक्वल टू 20, mg sin 37 शुड बी इक्वल टू 20। देख आंसर आ गया, मास कितना आ गया, 10/3 kg, सिंपल। ठीक है, जब मास 10/3 kg आ गया तो ये जो नॉर्मल है ये वाला, इसको बोल देता हूं n1, वो n1 कितना आएगा, mg cos 37 डिग्री, सिंपल है ना। फिर से बता रहा हूं, देख लो, कोई भी अगर ब्लॉक है मास m, तो इधर कितना लगेगा, mg sin थीटा, अगर ये थीटा है तो, और इधर वेट का लगेगा mg cos थीटा। अब ये ऐसे तो उछलेगा नहीं ना, तो जाहिर सा बात है ये n और ये n इक्वल होना, ये n और mg cos थीटा इक्वल होना चाहिए यार, सिंपल, वही कर रहा हूं। ठीक है, सो यहां पर n1 आ गया mg sin 37 डिग्री, वो जो लग रहा है, m आ गया आपका 10/3, g है 10 cos 37 4/5, कितना आ गया 80/3 न्यूटन, सिंपल एज दैट, खत्म। समझ में आपको, तो फटाक से मैं फोटो देख के बोल दिया टेंशन 20 होगा, टेंशन 20 हो गया तो इसको बैलेंस करके m निकाल लिया तो नॉर्मल निकल गया। ऐसा करके करना है। सेकंड क्वेश्चन अगर आपने ऐसा नहीं बनाया तो फटाक से सेकंड क्वेश्चन बनाओ, सेकंड क्वेश्चन फिर से बनाओ, देखो वैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ बना रहा हूँ फटाक से मैं, टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन कितना आएगा ढंग से बोलो तो, टेंशन कितना आना चाहिए, इस 4 kg पे इधर कितना लग रहा है, mg sin 53, इधर कितना लग रहा है mg sin 53। देखो मैं सेपरेट बना रहा हूँ, उधर बना दे रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा स्टार्टिंग का टाइम है, तो उतना फास्ट करना सही नहीं रहेगा, मैं सेपरेटली बना रहा हूँ आपके लिए। सपोज ये 4 है, यहाँ पे कितना लगेगा mg sin 53 डिग्री, 4/5, 8 ये आ गया आपका 32 न्यूटन। ये क्या है, वेट, तो टेंशन कितना लगना चाहिए, टेंशन कितना, दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तो टेंशन कितना लगेगा 32 न्यूटन, सिंपल। अब इस तरफ लग रहा है mg cos 53 डिग्री, मतलब 3/5, तो ये कितना आ गया आपका 24 न्यूटन। तो ये जो नॉर्मल लगेगा, मान लो n1, वो कितना लगेगा 24 न्यूटन, बैलेंस रहना चाहिए ना, खत्म, सिंपल। ये जो टेंशन कितना आया, कितना है 32, ये 32 न्यूटन। देखो सेम स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग मासलेस रहता है तो टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स इन द वायर रिमेन्स सेम, है ना, बताया था। कुछ ने दिया है तो स्ट्रिंग को मासलेस लेना है, तो 32 न्यूटन, यहाँ भी 32 न्यूटन। अब उस m का हम अगर डायग्राम बनाएंगे, देखो इधर कितना लग रहा है 32 न्यूटन, यहाँ पे लगेगा mg sin 37, मतलब 10m sin 37 बोले तो 3/5। इस पे इधर कितना लग रहा है mg sin 37 और इधर लग रहा है mg cos 37, तो ये mg sin 37 और ये टेंशन इक्वल रहना चाहिए यार, इक्वल रहना चाहिए ना, वही कर रहा हूं मैं। और ये तो टेंशन निकाल लिया मैं, ठीक है, ये मास m ले लो, यहां से कितना निकल जाएगा m, फटाक से निकल जाएगा 6m = 32, ठीक है। तो यहां से पहले निकाल लेते हैं, 6m = कितना आ गया आपका 32, तो m का वैल्यू आ गया 32/6,
16/3 kg, 16/3 kg। अब यहाँ पे कितना लगेगा, mg cos 37, m इंटू जी इंटू cos 37 मतलब 4/5। सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ। cos 37 4/5, यही हो जाएगा किसका वैल्यू, n2 का वैल्यू, यही हो जाएगा n2 का वैल्यू। तो n2 इक्वल टू दिस मच। अब इसका वैल्यू कितना है, 16 2 32, 64 128, 128/3 न्यूटन। ठीक है, ऐसा करके सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। वो वाला फटाक से ट्राई करो। बस एक चीज ध्यान रखना, आपने बस यहाँ गलती नहीं करना, टेंशन को 40 मत ले लेना। देखो ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल था इसलिए टेंशन 20 आया था जो इसका वेट था, पर यहाँ वर्टिकल नहीं है, तो वेट का कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द टेंशन। बैलेंस, प्रॉपरली कंपोनेंट लेना, ठीक है ना, बस वही था। और देखो लास्ट वाला तो हालांकि एक बार ऑलरेडी कर चुका हूं, पर फिर से समझा दे रहा हूं। देखो पिछला बार कितना टाइम लगा था करने में, बहुत सारे इक्वेशन लिखा था, अभी फटाक से करूंगा। देखो वो 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में टेंशन फटाक से बता दूंगा मैं। इधर कितना लग रहा है, mg दैट इज 100 m 10 इंटू जी 10 sin 45, इतना लग रहा है। तो मेरा टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन आ गया सिंपल 100/√2, क्योंकि रेस्ट पे है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आगे ये सारा क्वेश्चन फिर से करेंगे, रिपीट टेलीकास्ट होगा, पर उसमें रेस्ट पे नहीं रहेगा, मूव कर रहा होगा। ये मास दे दूंगा मैं, सपोज 100 दे दिया, 100 दे दिया तो मूव करेगा ये ऐसे करके, तो बोलूंगा एक्सेलरेशन निकालने। पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा। आपको फिर भी इक्वेशंस प्रॉपरली लिखना है सही से, और फिर सॉल्व करना है उसको। खैर यहाँ पे तो फटाक से मैं कर दूंगा ऐसे ही कि ये टेंशन मेरा आ गया 100/√2। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, मेरे को बेसिकली दो नॉर्मल फोर्सेस भी निकालना है ना। मान लो ये n1 नॉर्मल है और ये n2 नॉर्मल है, तो n1 कितना आ जाएगा, ये इधर लग रहा है n1, n1 का वैल्यू सिंपल mg cos 45, तो ये n1 तो ऐसे ही आ गया। टेंशन आ गया 100/√2, उसका डायग्राम बना लूंगा। देखो यहाँ पे m, यहाँ टेंशन कितना लग रहा है ऊपर की तरफ 100/√2, तो ये जो आया mg दैट इज mg sin 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री शुड बी दिस मच। इसका मतलब यहां से m निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 5m शुड बी इक्वल टू 100/√2, तो आपका मास आ गया 20/√2, ये मास आ गया। जब मास आ गया तो यहां पे कितना लगता है, mg cos 30 डिग्री, m कितना है 20/√2, तो बोलूंगा mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री, दिस शुड बी इक्वल टू n2, तो यहां से n2 आ गया, n2 का वैल्यू यही हो गया। ठीक है, अब जो भी आएगा अपना, ये आ गया 100√3/√2, यही आंसर। तो ये n2 का वैल्यू। आपको बेसिकली रट्टा कुछ नहीं मारना है, समझना क्या है आपको, एक सेकेंड, हाँ, तो आपको समझना बेसिकली ये है कि मेरे को अलोंग, जब भी ऐसा इंक्लाइन प्लेन दिया रहे, तो अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन फोर्सेस को अच्छे से रिजॉल्व करना आना चाहिए। रिजॉल्व कर लेंगे अगर फोर्सेस को सही से, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बाकी सिंपल रहेगा हमेशा, ठीक है ना। और देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इसको हम घुसा दिए, इट इज डग इन द ग्राउंड। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है तो मैं दे दे रहा हूँ। आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड ऑफ वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग। ऐसा करके यहाँ पे पुली है, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले, बट ये क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, याद आया मेरे को। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, ऐसा करके है ये, और यहाँ पे एक मास है 2, यहाँ पे एक मास है 3। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये पार्ट ए है, फाइंड टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स, और फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मैन वोमेन जो लेना ले लो। पर यहाँ पे ये एक क्वेश्चन याद आया था मेरे को, तो मैं दे दिया। अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन, ये बोला है इसको हम जमीन में घुसा दिए, फाइंड फोर्स ऑफ अर्थ ऑन पेग। ये जो पेग है बेसिकली ऐसे इसको ठोक के जमीन में घुसा दिया, तो कितना फोर्स जमीन, धरती इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ताकि ये बाहर ना आए, रेस्ट पे है, बाहर ना आए, उसके लिए अर्थ कुछ फोर्स लगा रहा होगा, राइट। अर्थ फोर्स किधर लगा रहा होगा, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आराम से ढंग से सोच के बताना मेरे को।
हम पेग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अभी देखो अगर आपने ढंग से सीख लिया है तो मेरे को बताओ टेंशन कितना होगा। अभी तक अगर सब कुछ सीख लिया है अच्छे से तो देख के बोल दो टेंशन कितना होगा, फटाक से देख के बोल दो टेंशन कितना होगा। 20 वेट लग रहा है 20, ये रेस्ट पे है तो टेंशन होना चाहिए 20। तो पेग पे इस तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, पेग पे इस तरफ कितना लग रहा है 20 न्यूटन। ये एंगल दिया है, हाँ ये एंगल है 37 डिग्री। तो अपना पेग पे इस तरफ लग रहा है अगर 20 न्यूटन, और मैं और तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा, और तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा जो मैंने सिखाया है, मैंने और तो कोई फोर्स नहीं सिखाया, 3 ही सिखाया अभी तक वेट, नॉर्मल, टेंशन, और कोई फोर्स नहीं दिख रहा। पर हाँ एक चीज तो ऑब्वियस है कि ये पेग ग्राउंड में लगा हुआ है, इसका मतलब ग्राउंड तो कुछ फोर्स लगा ही रहा होगा उस पर, उसको खींच रहा होगा नीचे की तरफ। अब अगर सिंपल सा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑफ अर्थ ऑन पेग, और मैं आपको ये बोलता हूं ऑप्शन में आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हो, ऑप्शन में कैसा दिया हो, वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो इसका आंसर मेरे को बताओ। इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको क्या करना है, फाइंड फोर्स ऑफ अर्थ ऑन पेग, ऐसे करके बताना फोर्स ऑफ अर्थ वेक्टर फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, ये दोनों चीज मेरे को बताओ। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। और फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, करके देखना। देखो जाहिर सा बात है अगर एक ही फोर्स लग रहा है जो दिख रहा है मेरे को 20 न्यूटन, पेग का कोई वेट नहीं दिया है तो मासलेस लेंगे उसको, कोई वेट नहीं लगाएंगे। अच्छा बाहर बारिश हो रहा है, मे बी सम बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग, आई डोंट नो, इफ इट इज कमिंग प्लीज इग्नोर दैट, ठीक है। इधर देखो, तो 20 न्यूटन का ऐसे करके यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, और मैं कह रहा हूँ ये आपको रेस्ट पे है, तो जो अर्थ जो फोर्स लगा रहा होगा उसका क्या डायरेक्शन होगा, आप मेरे को कॉमन सेंस से सोच के बताओ पहले। अर्थ जो फोर्स लगा रहा होगा वो कैसे लगा रहा होगा इस पेग पे, पेग तो रेस्ट पे है, अर्थ कैसे फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि ये सारा का सारा वेक्टर्स कैंसिल हो जाए। अर्थ जो फोर्स लगाएगा वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट लगाएगा, ऐसे, राइट, कॉमन सेंस है ना। देखो अगर अर्थ ऐसे फोर्स लगाएगा तभी तो ये पूरा इफेक्ट कैंसिल कर देगा इसका, तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा। किसी भी और डायरेक्शन में ले लेंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, और नेट फोर्स 0 आना चाहिए। मेरा नेट फोर्स ऑन द पेग शुड बी 0, व्हाई, बिकॉज दिस इज एट रेस्ट, नेट फोर्स कैन नॉट बी देयर, नेट फोर्स हैज टू बी 0। तो ये हो गया फोर्स ऑफ अर्थ। अब ये फोर्स ऑफ अर्थ हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज कितना, एग्जैक्टली 20 होना चाहिए। 20 से ज्यादा होगा ना तो इधर घुस जाएगा, और 20 से कम होगा तो ये उखाड़ लेगा इसको बाहर, तो एग्जैक्टली 20 के बराबर ही रहना चाहिए। ये एडजस्टेबल फोर्स है, इट इज एन एडजस्टेबल। अगर यहाँ पे 40 न्यूटन से खींचेंगे तो अर्थ 40 न्यूटन लगाएगा इस डायरेक्शन में, आप 80 न्यूटन से खींचेंगे तो अर्थ 80 न्यूटन लगाएगा। इट्स एन एडजस्टेबल फोर्स, इट्स नॉट फिक्स्ड, जितना आप लगाएंगे उतना अर्थ लगाएगा ना फोर्स, समझ में आ रहा ना। और अर्थ का फोर्स सफिशिएंट है कि ना निकले, आपको एजम्पशन नहीं लेना है। तो ये एग्जैक्टली 20 न्यूटन होगा। अब आपको बोला है वेक्टर फॉर्म में लिखने, मैग्नीट्यूड तो खैर लिख ही दिया हम कि 20 होगा, वेक्टर फॉर्म में बोला है तो देखो ये 37, ये 37, मैग्नीट्यूड 20 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अर्थ का फोर्स क्या लिख देंगे, 20 cos 37 माइनस आई कैप माइनस 20 sin 37 जे कैप, है ना, इधर लग रहा है ना, तो माइनस 20 cos 37 आई कैप माइनस 20 sin 37 जे कैप। इसका आंसर कितना आ गया एग्जैक्टली, माइनस 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप, ये आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। इट इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ऐसा करके पूछ सकता है आपसे, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये। और देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन को ढंग से अच्छा ये मिटा दिया यार, ये यहाँ पे कितना था 2 और ये शायद था 3, ठीक है यहाँ मिटा दे रहा हूं। देखो कंसिडर, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर नहीं सॉल्व किया है, अगर सेकंड क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किया है और ये समझ में आया तो फिर से एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। नहीं सॉल्व किया है, अभी समझ में आया ये, तो स्क्रीन पॉज करके फिर से पढ़ो, समझ में आएगा आपको। देखो सॉल्व करके देखना। कंसिडर अर्थ कैन गिव वर्टिकल ग्रिप ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर डेप्थ, फाइंड डेप्थ अप टू विच पेग नीड्स टू बी फिक्स्ड। कितना नीचे पेग नीड्स टू बी फिक्स्ड। अर्थ क्या देता है, वर्टिकल ग्रिप ऑफ 2 न्यूटन, वर्टिकल ग्रिप चाहिए कितना का, मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वर्टिकल ग्रिप नीडेड, ये कितना का वर्टिकल ग्रिप चाहिए, नहीं पूछ रहा कितना लगा रहा है, कितना चाहिए, कितना चाहिए देख, 20 sin 30, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया था 12, कितना आया था 12, ये 20 तो अर्थ रिजल्टेंट लगा रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 20 sin 37, दैट इज 12, नीडेड कितना है 12 न्यूटन, इतना अर्थ वर्टिकल ग्रिप देना चाहिए।
हॉरिजॉन्टल अर्थ को कितना देना चाहिए 20 cos 37 दैट इज 16 न्यूटन। पीछे का हॉरिजॉन्टल इतना देना चाहिए, वर्टिकल 12 देना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब पूछा है क्वेश्चन में अर्थ दे सकता है 2 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर घुसाएंगे तो 2 न्यूटन देगा। कितना मीटर घुसाएं कि 12 न्यूटन दे दे, है ना। सो 2 न्यूटन इंटू एक्स मीटर डेप्थ शुड बी इक्वल टू 12। तो कितना मीटर घुसा दे हम 6 मीटर। सिंपल सिंपल ऐसा करके, पर सिंपल है बट कंसेप्चुअल है, आपको अच्छे से समझने का है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो। अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन कर लो। आई होप दिस इज क्लियर। फाइंड थीटा टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट। फाइंड थीटा टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट। ये रेस्ट पे रहे उसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, देखो। सिंपल है। ये अगर 4 kg और रेस्ट पे है तो टेंशन कितना हो जाएगा 40। अगर ये रेस्ट पे है तो टेंशन होगा 40, नहीं रहता तो नहीं होगा 40, पर फिर कुछ और होता। अगर 4 kg रेस्ट पे नहीं, चलो थोड़ा सोच लेते हैं हम लोग, लेट अस एनालाइज। मान लो टेंशन 40 से कम है, टेंशन 40 से कम है, इस केस में टेंशन 40 से कम है, तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। टेंशन 40 से कम है, मान लो मैं कह रहा हूं, सपोज क्वेश्चन कुछ और है पर मैं कह रहा हूं इफ टेंशन इज लेस देन 40, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्या होगा। देखो टेंशन अगर 40 से कम है तो नीचे जो अर्थ लगा रहा है वो ज्यादा है तो नीचे जाएगा। टेंशन 40 से कम है ना बेटा, 40 न्यूटन ज्यादा हो गया ना तो नीचे धकेल देगा इसको, ये ऐसे करके सिस्टम मूव करेगा। और अगर टेंशन 40 से ज्यादा हो जाता तो ऐसे करके जाता। टेंशन 40 से ज्यादा है ना, 40 लगा रहा है अर्थ ग्रेविटी, तो नेट फोर्स ऊपर आ जाता 40 से ज्यादा होता तो। 40 से कम है तो टेंशन 40 से कम है, नीचे 40 है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आता, तो ऐसे करके मूव करता है सिस्टम। तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं ये कंफ्यूजन है बताना बाद में, ये तभी वैलिड है जब सिस्टम रेस्ट पे है, ये सारे बॉडीज रेस्ट पे हैं, इसीलिए हम इक्वेट कर पा रहे हैं इधर के फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस को बैलेंस हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है। रेस्ट पे नहीं रहेगा तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन सीधे सीधे मेरा कितना आ गया 40, तो इधर भी रहेगा 40। अब इसी में बना दे रहा हूं मैं, अलग से नहीं बना रहा। इधर भी कितना लगेगा 40, इधर भी कितना लगना चाहिए 40। क्लियर है ना। अब इधर लगेगा कितना mg साइन थीटा, मतलब 100 साइन थीटा, ये दोनों बराबर होगा, वो दोनों इक्वल होना चाहिए तभी तो वो रेस्ट पे रहेगा। मतलब 100 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 40। तो आपका साइन थीटा कितना आ गया 2/5, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 2/5, साइन इनवर्स 2/5। सिंपल ऐसे करके। ठीक है, ये वाला क्लियर है ना। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देख लो फटाक से। अच्छा यही मिटा दिया, ठीक है, मेरे को याद है आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ होगा शायद, फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। सेकंड फाइंड फ्रिक्शन ऑन मैन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन मैन। ठीक है, ये दो चीज दिया होगा। कितना स्ट्रिंग है पहले ये बताओ, क्योंकि पूछा है फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर, 2 स्ट्रिंग्स। तो हम 2 टेंशन लेंगे T1 और T2। क्लियर है। अब मेरे को खुद बताओ T1 देख के कितना होगा। अरे एंगल ही नहीं दिया, सॉरी, ये एंगल आप ले लो 37 डिग्री। ठीक है, कई लोग का आंसर आ गया होगा बिना एंगल के, जस्ट जोकिंग। बताओ T1 का वैल्यू कितना होगा। देखो ये रेस्ट पे है राइट, इसका मतलब इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है mg साइन 37, mg साइन 37 कितना आ गया 18 न्यूटन। इस 3 kg के ऊपर यहां बना रहा हूं, देख ये 3 kg, ये 2 kg, यहां पे कितना कितना निकाला 18 न्यूटन लग रहा है mg साइन थीटा उधर। देखो वर्टिकल फोर्सेस को यहाँ पे मेरे को मतलब नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ, एक्सिस चेंज कर दिया। हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना, वर्टिकल तो बैलेंस रहेगा ही, ये कूदेगा थोड़ी कभी। आदमी खींचे या आदमी छोड़ दे, या तो छोड़ेगा तो नीचे जाएगा, खींचेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं कूदेगा। therefore I am not bothered with vertical forces, I am only bothered with the horizontal forces। तो यहाँ मेरा 18 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करके लग रहा है 18। so this T1 must be how much 18, T1 must be 18। इसका मतलब अरे यहाँ पे T1 ऐसे लगेगा, ध्यान रखना 2 पे T1 ऐसे करके लग रहा होगा, इस 2 पे T1 ऐसे करके लग रहा होगा, T2 ऐसे लग रहा होगा राइट। सो इस 2 पे T1 ऐसे लग रहा है, T2 ऐसे लग रहा है। ठीक है,
जब 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके वेट को छोड़ मत देना। जब 2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, टेंशन 1 तो आ गया 18, T1 कितना आ गया 18। तो जब 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर लग रहा है T1 जो मेरा कितना आ गया है 18, और इधर इसका खुद का लग रहा है mg sin थीटा। इसका खुद का क्या लग रहा है mg sin थीटा, मतलब mg sin थीटा खुद का इसका भी लग रहा है ना। इधर लग रहा है mg cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 37 डिग्री, दैट इज 4/5। इधर लग रहा होगा नॉर्मल, बट आई एम नॉट बॉदर्ड विद दिस थिंग्स। देखो यहाँ नॉर्मल देख के बता देंगे, इसका नॉर्मल देख के बता सकते हैं कितना लगेगा 30 cos 37। N1 पूछ ले तो डायरेक्ट देख के बता देंगे 30 cos 37। अरे समझ रहे हैं ना तुम लोग, इसका वेट 30 cos 37 विल बैलेंस द नॉर्मल। उसी तरह इसका जो इधर लग रहा होगा, इसका जो इधर क्या लग रहा होगा 20 cos 37, ये बैलेंस करेगा इस N2 को। तो नॉर्मल फोर्स देख के बता देंगे हम, 20 cos 37 हो जाएगा। ये कितना आ गया 16 न्यूटन। ठीक है, तो उसे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को हॉरिजॉन्टल से मतलब है, ये वाले फोर्सेस से। तो ये दोनों को बैलेंस करेंगे, इसको छोड़ मत देना, सॉरी इसको छोड़ मत देना कि सर यहाँ आ गया 18, ये भी 18, अब ये 18 तो ये भी 18, नहीं, इसका वेट का कंपोनेंट भी रहेगा, छोड़ मत देना वो। फ्री बॉडी डायग्राम में ढंग से बनाना। तो 20 sin 37, ये कितना आ गया 12। तो T2 कितना आ जाएगा 18 + 12, T2 आ जाएगा 30। T2 कितना आ जाएगा 30। सो टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स, तो मेरा T1 आ गया 18 और T2 आ गया 30। खत्म। फाइंड फ्रिक्शन ऑन मैन। अब आदमी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आप ऐसा मत सोचो सर फ्रिक्शन तो नहीं पढ़े, अरे पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन कभी कभी। हो सकता है कोई कोर्स आप नहीं पढ़े हो, पर ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, वो पूछ ही सकता है। और तो सॉल्व करने के लिए कोई नया चीज भी नहीं चाहिए होगा, आपने जो पढ़ा है उसी से सॉल्व करना है आपको, तो हो जाएगा। आई होप यू हैव ट्राइड दिस। देखो जैसे ये आदमी पकड़ा हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ आदमी का, तो आदमी रेस्ट पे है, तो ऑफकोर्स कूदेगा नीचे नहीं, या तो कूदेगा या तो घुस जाएगा जमीन में, ऐसा नहीं होगा, खड़ा रहेगा चुपचाप। तो मेरे को वर्टिकल फोर्सेस से मतलब नहीं है, वर्टिकल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है। कौन से फोर्सेस से मतलब है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से। तो हॉरिजॉन्टली इस पे टेंशन लग रहा है कितना T2, आदमी पे T2 लग रहा है ना, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो ये T2 तो ये भी T2। T2 का वैल्यू आया है मेरा 30, देख लो आ गया, T2 का वैल्यू आ गया है 30, तो ये 30 में यहाँ पे ले लिया, ऐसे करके लग रहा है। जाहिर सा बात है कि अगर सिर्फ 30 लगेगा और ये स्मूथ फ्लोर है, ये कैसा फ्लोर है? स्मूथ, तो ये आदमी पकड़ ही नहीं पाएगा, फिसल जाएगा, ऐसे करके फिसल जाएगा। लॉजिक से सोचो, अगर ये आदमी को रेस्ट पे रहना है तो यहाँ फ्रिक्शन रहना चाहिए ना, तभी तो वो पकड़ पाएगा उसको। अगर जहाँ पे खड़ा है वो स्मूथ है, तो पकड़ेगा तो फिसल जाएगा वो, तो कोई रेजिस्टेंस उसको देने वाला रहना चाहिए ना पीछे की तरफ। तो लॉजिकली इसके फ्री बॉडी डायग्राम में पीछे की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए एग्जैक्टली 30। इस आदमी के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगना ही चाहिए जिसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 30 न्यूटन। और ये जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है? देखो कोई तो फोर्स दिख नहीं रहा, पर एक चीज जरूर बोला है। क्या बोला है? कि रफ है, और पूछा था फ्रिक्शन। आपसे बोला था ये रफ सरफेस है, और पूछा था फाइंड फ्रिक्शन, तो मतलब फ्रिक्शन ही पीछे की तरफ लग रहा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 30 हो जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 30 न्यूटन हो जाएगा। समझ आ रहा आपको? तो ये सारा बेसिक हमारा कौन सा प्रॉब्लम है? इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। आई होप अभी तक आपको सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा इक्विलिब्रियम का, और जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा विल डिस्कस इन क्लास। तो यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर बेसिकली खत्म होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, पर आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या क्लियर रहना चाहिए कि मेरे को आई हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रॉपर्ली, आई शुड बी एबल टू राइट द इक्वेशन। याद रखना वो जो इक्वेशन वाला पार्ट सिखाया था स्टार्टिंग में आपको, ये सब वाला क्वेश्चन जो बता रहा था मैं, ऐसा करके जो क्वेश्चन बना दिया था ऐसा करके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस में इक्वेशंस लिखना सही से आना चाहिए, इक्वेशंस लिखना सही से आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू रिजॉल्व द फोर्सेज इन एक्स कंपोनेंट एंड हाउ यू रिजॉल्व द फोर्सेज इन वाई कंपोनेंट, ये आपको ढंग से आना चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्लास विल टेक अप वेयर विल मूव द बॉडीज, slowly those things also come into the picture. ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।